हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इससे पहले हमारी एक ही वीडियो है इससे पहले फैक्टोरियल के ऊपर, और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद देन हम परम्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। सो बिकॉज यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फैक्टोरियल और एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें ऐड करना है, ये हमें आना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम परम्यूटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमने फैक्टोरियल के बारे में तो बात कर ली है, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के बारे में। तो देखो, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें कि अगर एक काम है, ठीक है, अगर एक काम है, एक जॉब है मान लीजिए, ठीक है, दो जॉब है हमारे पास, ठीक है, टू जॉब्स है। एक जो जॉब है वो एम वेज में हो सकती है, ठीक है, एक जॉब को करने के एम वेज है और उसी एक दूसरी जॉब को करने के एन वेज है। तो अगर हमसे कोई बोलता है कि इन दो जॉब्स को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, सो फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू एन। कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, एम इंटू एन वेज से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब कि ये दोनों जो जॉब है वो एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। सो अगर डिपेंडेंट वाली कंडीशन होगी तो हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन होगी तो हम एडिशन यूज करेंगे, वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सिंपल समझते हैं, ठीक है। सिंपल कि दो जॉब है, ठीक है, एक जॉब को करने के तरीके कितने हैं, एम, और दूसरी जॉब को करने के तरीके हैं एन, और ये दोनों जॉब आपस में क्या है, डिपेंड कर रही है एक दूसरे पे, ठीक है, डिपेंडेंट है। अभी मैं बताऊंगा कैसे पहचानना है कि डिपेंडेंट है या नहीं है। सो फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू एन वेज, ठीक है। अगर मान लीजिए दो की जगह पांच जॉब्स है हमारे पास, कितनी जॉब है, पांच जॉब्स है। एक जॉब को करने का तरीके हैं पी वेज, दूसरी जॉब को करने के तरीके हैं क्यू वेज, ठीक है, तीसरी जॉब के लिए ऐसे ही आर, देन एस, ठीक है, देन टी। सो इन पांचों जॉब को एक साथ करने के जो तरीके हैं वो क्या हो जाएंगे, P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस इंटू टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कि इफ देर आर फोर इवेंट्स विच कैन अकर इन P Q R एंड S वेज, देन देर आर P Q R S वेज, ठीक है, इन विच दे अकर साइमल्टेनियसली। और अगर दो इवेंट है, एक एक्स में हो सकता है, एक वाई तरीके से हो सकता है, तो वो दोनों एक साथ कितने तरीके से हो जाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं कि अगर दो इवेंट है जो एक एम तरीके से हो सकता है और एक एन, और वो आपस में डिपेंडेंट है, तो उन दोनों इवेंट को एक साथ करने के लिए कितने तरीके हैं, एम इंटू एन वेज है, ओके। बट अगर वो डिपेंडेंट होंगे, अब हम ये एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है और इसी एग्जाम्पल से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमें कि पी क्यू सॉरी, इन अ क्लास देर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, ठीक है। एक क्लास है जिसमें 10 बॉयज हैं एंड 8 गर्ल्स हैं। सो ये कंडीशन तो गिवन है कि क्लास में हमारे पास 10 बॉयज हैं, ठीक है, और प्लस 8 हमारे पास गर्ल्स हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हुए, 18 स्टूडेंट्स हैं। द टीचर वॉन्ट्स टू सिलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो ये है एंड। टीचर को एक बॉय सेलेक्ट करना है और एक गर्ल सेलेक्ट करनी है। तो एंड अगर कहीं पे आ रहा है सो इसका मतलब है वो डिपेंडेंट इवेंट है। कौन सा इवेंट है, डिपेंडेंट इवेंट है। और डिपेंडेंट अगर होगा तो वहां पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करने वाले हैं। सो ये एंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। So the teacher wants to select a boy and a girl to represent a class in a function. In how many ways can the teacher make this selection? So यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, here the teacher has to perform two jobs. The teacher has to perform two jobs. ठीक है, कौन कौन सी जॉब हो जाएंगी, पहली जॉब क्या होगी, सेलेक्टिंग अ बॉय आउट ऑफ, कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज में से एक बॉय को सिलेक्ट करना है, ठीक है।
एंड, अब ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैंने कहा ना जैसे एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेकेंड जॉब क्या हो जाएगी, सिलेक्टिंग अ गर्ल, सिलेक्टिंग अ गर्ल आउट ऑफ 8 गर्ल्स। ठीक है, दो काम करने हैं, एक तो 10 बॉयज में से एक बॉयज को सिलेक्ट करना है और 8 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एंड है कंडीशन, मतलब दोनों डिपेंड कर रहे हैं इवेंट, और अगर ये डिपेंड करेंगे तो क्या होगा, वहां पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज होगा। ओके, सो 10 लड़कों में से एक लड़के को सिलेक्ट करना है, कितने वेज है, टोटल 10 वेज है। भाई अगर आपके सामने 10 बच्चे हैं और आपको उन 10 में से एक बच्चे को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 10 तरीके से कर सकते हैं। हो सकता है पहले वाले को करें तो एक तरीका ये है, हो सकता है सेकंड वाले को सिलेक्ट करें तो दूसरा वे ये हो गया, हो सकता है थर्ड वाले को सिलेक्ट करें तो थर्ड तरीका ये हो गया। तो टोटल 10 बॉयज अगर सिलेक्ट करने हैं तो कितने वेज हो जाएंगे, 10 वेज हो जाएंगे। और यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट इवेंट है, तो डिपेंडेंट अगर इवेंट होगा तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज हो जाएगा। और यहाँ पर गर्ल्स कितनी है, 8 गर्ल्स हैं। सो अगर 8 गर्ल्स हैं तो 8 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 8 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भैया हम अगर हमें गर्ल नंबर 1 को सिलेक्ट करना है तो ये पहला वे हो गया, हो सकता है हम गर्ल 2 को सिलेक्ट करें, ये सेकंड वे हो गया, हो सकता है हम गर्ल 3 को सिलेक्ट करें, ये थर्ड वे हो गया। तो टोटल 8 गर्ल्स हैं, तो इनको सेलेक्ट, इनमें से एक को सिलेक्ट करनी है, कितने वेज हो जाएंगे, 8। और क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, डिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पर एंड आ रहा है, ठीक है, मतलब एक लड़का सेलेक्ट करना है और एक लड़की सेलेक्ट करनी है, तो डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, रिलेशन है। सो यहाँ पे 10 8 जा कितना हो जाएगा, 80, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 वेज। ओके, तो अब हम जानते हैं कि अगर ये एंड जो है वो डिपेंडेंट इवेंट बता रहा है और हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सो इंडिपेंडेंट इवेंट कि कौन बताएगा, एंड की जगह क्या होगा वहां पे। तो इसी की बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। चलते हैं अब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन की तरफ, ठीक है, फिर कंपेयर भी करेंगे इनको। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे, दो जॉब्स हैं हमारे पास, ठीक है, एक जॉब है ए और एक जॉब है हमारे पास बी। जो ए जॉब है वो एम वेज में हो सकती है, कितने तरीके से हो सकती है, एम वेज में, और जो बी जॉब है वो एन वेज में हो सकती है। सो अगर ये जॉब क्या है, आपस में क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इनमें से हमें एक जॉब करनी है तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, m प्लस एन। अगर हमें ये डिपेंड नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इनको क्या कर रहे हैं, एक ही टाइम पे नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाते हैं इन जॉब्स को करने के m प्लस एन। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं, मुझे पता है अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं इसको, ताकि हम कभी भूल लेना। सिर्फ अभी समझने के लिए नहीं पढ़ना है, ताकि इस तरह पढ़ना है कि इसको हम आगे भी कभी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन वही है बट थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, हेयर अ टीचर हैज टू परफॉर्म टू फंक्शंस, हैज टू परफॉर्म टू फंक्शन। देखो टीचर को क्या करना है, क्लास में 10 बॉयज हैं, ठीक है, 10 बॉयज हैं और 8 क्या है, गर्ल्स हैं। ओके, पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास। अब क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए टीचर को या तो एक लड़का चाहिए या फिर एक लड़की चाहिए। सपोज कि यहाँ पे मॉनिटर बनाना है, सो मॉनिटर तो एक ही बच्चा बनेगा, सो या तो वो लड़का होगा या वो लड़की होगी। तो टीचर के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो 10 बॉयज में से एक बॉय को सेलेक्ट कर ले या फिर 8 गर्ल्स में से एक गर्ल को क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले। सो यहाँ पर जो इवेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। ये कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हेयर अ टीचर हैज टू परफॉर्म टू जॉब, ठीक है। पहले क्या हो सकता है यहाँ पे कि सेलेक्टिंग अ बॉय आउट ऑफ 10 बॉयज, और ये इंग्लिश वाला और है, ठीक है, हिंदी वाला और नहीं है। या तो वो 10 में से एक लड़कों को सेलेक्ट कर ले या फिर वो 8 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट कर ले। देखो क्या है, या तो वो 10 बॉयज में से एक बॉय को सिलेक्ट कर ले या फिर वो 8 गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट कर ले। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, अगर दोनों को सिलेक्ट करना होता पहले वाले क्वेश्चन की तरह तो वो क्या होता, डिपेंडेंट इवेंट होता। देखो ना, पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा था
कि एक लड़का सेलेक्ट करना है और एक लड़की सेलेक्ट करनी है। सो ये डिपेंडेंट है, मतलब एक साथ हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं दोनों इवेंट, तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे तरीके बनेंगे। बट यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक साथ एक टाइम पे एक ही इवेंट हो सकता है। अगर हम लड़का सेलेक्ट करते हैं 10 में से, तो फिर हमें गर्ल्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक ही सिलेक्ट करना है हमें बच्चा। और अगर हम गर्ल्स में से एक गर्ल को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें बॉयज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें एक टाइम पे एक ही बच्चा चाहिए। सो ये क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट। सो अब शायद पहचानने आगे होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे क्या पहचानते हैं, ठीक है। जहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं वो तो हो जाएगा डिपेंडेंट इवेंट, और वहां पे हम यूज करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बट जहां पर एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है पॉसिबल, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, और उसको हम वहां पे यूज करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो अगर हमें ये क्या सिलेक्ट करना है बच्चा, ठीक है, सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने के तरीके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हम एडिशन यूज करेंगे। तो 10 बॉयज, एक लड़का अगर हमें सेलेक्ट करना है 10 लड़कों में से, ठीक है, सिलेक्टिंग अ बॉय आउट ऑफ 10 बॉयज, तो कितने वेज हो जाएंगे, 10, क्योंकि भैया अगर पहले वाले लड़के को सिलेक्ट करना है तो एक तरीका ये हो गया, हो सकता है हम सेकंड वाले को सिलेक्ट करें तो दूसरा वे ये हो गया सिलेक्ट करने का, हो सकता है हम थर्ड वाले को करें तो तीसरा वे ये हो गया। तो अगर 10 बच्चों में सेलेक्ट करना है तो 10 वेज, और ऐसे ही 8 गर्ल्स में से सिलेक्ट करेंगे तो 8 वेज, तो टोटल हो गए 18 वेज, ठीक है। अब यहाँ पे कमी वेज हुए, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक ही इवेंट परफॉर्म हो सकता है। या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 10 बॉयज हैं 8 गर्ल्स हैं, टोटल बच्चे कितने हुए 18। अब 18 में से एक को सिलेक्ट करना है, तो एक को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 18 वेज हो जाएंगे। भाई 18 में से एक बच्चा सिलेक्ट करना है तो एक 18 ही वेज तो हो जाएंगे। हो सकता है हम फर्स्ट वाले को करें, हो सकता है सेकंड वाले को करें, हो सकता है 15th वाले को करें, हो सकता है 10th वाले को करें। तो 18 बच्चों में से एक बच्चे को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 18 तरीके हो सकते हैं। सो यहाँ पर हमें लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो इस तरह से यूज करना है, ठीक है। सो आई होप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इतना समझने के बाद हम चलते हैं आगे। बट यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर एंड आ रहा है तो दोनों फंक्शन एक साथ हो रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। और अगर और आ रहा है इंग्लिश का, तो यहाँ पे एक टाइम पे एक ही इवेंट पॉसिबल है, मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो यहाँ पे हमें तुरंत क्या करना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई करना है। सो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे एग्जाम में। सो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ रूम है 6 डोर, एक रूम है जिसमें कितने दरवाजे हैं, 6 डोर्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर। तो कितने तरीके से, देखो ये एक रूम है, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं हम फटाफट से एक रूम बना देते हैं। ये एक रूम है और इस रूम में कितने दरवाजे हैं लगे हुए, 6 दरवाजे हैं। सो एक दरवाजा ये हो गया, दूसरा दरवाजा ये हो गया, तीसरा दरवाजा ये हो गया, चौथा दरवाजा ये, पांचवा दरवाजा ये, छठा दरवाजा ये, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। तो टोटल कितने डोर हो गए यहाँ पे, 6 डोर्स हो गए, ओके। इतना समझ में आया, टोटल 6 डोर्स हैं। अब बताना है कि कितने तरीके हैं कि एक आदमी जो है वो एक डोर से अंदर आता है और वो उस डोर से बाहर नहीं जाएगा, दूसरे डोर से बाहर जाएगा। तो कितने तरीके हैं, चलो देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ठीक है, वेज निकालने, एक इनका है अंदर जाने का और एक बाहर आने का है आउट। सो अगर एक इंसान को अंदर जाना है तो अंदर जाने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल, 6 दरवाजे अवेलेबल हैं, तो किसी से भी अंदर जा सकता है। रूम के अंदर अगर उसको एंट्री लेनी है तो वो 6 में से किसी भी एक दरवाजे से अंदर जा सकता है। तो अंदर जाने के उस पर कितने तरीके हैं, 6 तरीके हैं। समझ में आ रहा है, अंदर जाने के उस पर कितने तरीके हैं, 6। बट अगर वो किसी एक दरवाजे से अंदर चला जाता है सो उस दरवाजे से वो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो दरवाजा फिर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट डोर से आना है उसको। मान लेते हैं फॉर सपोज करो, मान लेते हैं फिलहाल कि वो डोर नंबर 1 से अंदर आया है। तो अब डोर नंबर 1 से जैसे ही वो अंदर आया ना, तो डोर नंबर 1 अब बाहर जाने के लिए क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब बाहर जाने के लिए उस पर कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 5 ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा आउट होने के लिए उस पर 5 ऑप्शन अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 जा 30। सो टोटल कितने वेज हैं, 30 वेज हैं कि वो एक दरवाजे से अंदर जाए और डिफरेंट डोर से वो क्या है, बाहर आए, ठीक है। इसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए वो एक दरवाजे से क्या हुआ, अंदर आया है, एक से वो अंदर आया है, तो अब बाहर किससे आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है और 6 से आ सकता है।
तो 1 6 1 2 1 3 1 4 1 5, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर वो सेकंड से अंदर आता है तो बाहर किससे जा सकता है? 1 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे ही 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे। ऐसे ही अगर वो थर्ड से अंदर आता है तो बाहर किससे जा सकता है? 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो 5 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहे हैं। ऐसे ही 4 वाले में 5 बनेंगे, और ऐसे ही 5 वाले में 5, और ऐसे ही 6 वाले में 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे, मतलब परम्यूटेशन? सो ये हो जाएंगे हमारे पास 30। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम अपना टाइम ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिर्फ हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं जानना है, सिर्फ आंसर नहीं जानना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा और कैसे आ रहा है, हमें समझना है यहाँ पे। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रैक्टिस कर सकते हैं? 4 5 10 20, बट क्वेश्चन बन कितने सकते हैं? 5000 10,000। ठीक है, इतने सारे हम कर नहीं सकते, तो बेटर है कि जितने हम कर रहे हैं उसमें हम बाकी क्वेश्चंस भी करना सीख जाएं। सो हमारा मेन पर्पस वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर आर 3 कैंडिडेट्स फॉर अ क्लासिकल, 5 फॉर मैथमेटिकल एंड 4 फॉर नेचुरल साइंस स्कॉलरशिप। इन हाउ मेनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड? देखो इस वाले ये वाला क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी लग रहा है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी लगेगा। सो करते हैं इसको सॉल्व। सो यहाँ पर अलग अलग है। क्लासिकल जो फील्ड है, ठीक है, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 3 स्टूडेंट्स हैं। बात करें मैथमेटिकल फील्ड की, तो मैथमेटिकल फील्ड में कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। और बात करें नेचुरल साइंस फील्ड की, नेचुरल साइंस फील्ड की, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं? 4 स्टूडेंट्स हैं। सो इन हाउ मैनी वेज कैन दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड? ठीक है, हमें हर सब्जेक्ट में एक स्कॉलरशिप देनी है, हर सब्जेक्ट में एक स्कॉलरशिप देनी है। सो कितने तरीके से हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं? देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हम क्लासिकल फील्ड में कितने तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं? 3 तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं। हो सकता है हम फर्स्ट वाले स्टूडेंट को दें, हो सकता है सेकंड वाले को दें, हो सकता है थर्ड वाले को दें। सो क्लासिकल फील्ड में हम 3 तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की फील्ड में 5 बच्चे हैं और हमें एक स्कॉलरशिप देनी ही है किसी ना किसी को, तो हम कितने तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं? 5 तरीके से स्कॉलरशिप दे सकते हैं। नेचुरल साइंस की फील्ड में 4 बच्चे हैं और हमें स्कॉलरशिप एक को देनी है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? 4 तरीके से। ठीक है, 4 में से किसी को भी। सो यहाँ पर यूज होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि हो सकता है क्लासिकल में 3 है, C1 C2 C3, मैथमेटिक्स में 5 है, तो M1 M2 M3 M4 M5, ऐसे ही नेचुरल साइंस में 4 है, N2 N3 N4। तो हो सकता है क्लासिकल में हम 1 को दें, ठीक है, मैथमेटिक्स में हम 1 को दें, और नेचुरल साइंस में भी हम 1 को दें। इस तरह से C1 M1 N1। हो सकता है हम क्लासिकल में तो 1 को ही दें, मैथमेटिक्स में M1 को दें, बट नेचुरल साइंस में हम N2 को दें। सो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 3 5 जा 15 एंड 54 जा 60। सो 60 तरीके से हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमें हर एक फील्ड में एक स्कॉलरशिप देनी है। सो यहाँ पर यूज होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिपेंडेंट है कि सी में किसको दे रहे हैं, एम में किसको दे रहे हैं, एन में किसको दे रहे हैं, तो डिपेंड है। देखो ये तीनों। बट अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, कि इन हाउ मेनी वेज वन ऑफ दीज स्कॉलरशिप बी अवॉर्डेड, कि सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप अवेलेबल है। टोटल बच्चे कितने हैं? 3 इसमें है, 5 इसमें, 8 और ये 4 इसमें, तो टोटल बच्चे अवेलेबल है 12। स्कॉलरशिप कितनी अवेलेबल है? सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अब इन 12 में से सिर्फ एक ही को स्कॉलरशिप देनी है। सो या तो इन 3 में से एक को दो, प्लस या तो इन 5 में से एक को दो, या फिर इन 4 में से। टोटल बच्चे कितने हुए? 18, सॉरी टोटल बच्चे 12 हुए, तो 12 वेज में हम एक स्कॉलरशिप दे सकते हैं। सिंपल सी बात है ना, अगर 12 बच्चे हैं, भले अलग अलग फील्ड के हैं, और स्कॉलरशिप एक ही को देनी है, तो कितने तरीके से दे सकते हैं? 12 तरीके से। या तो पहले को देंगे, या दूसरे को, या तीसरे को, या 5वें को, या 6ठे को, इस तरह से, है ना। सो 12 वेज से हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो इस तरह हमें सोचना है, इस तरह हमें थिंकिंग डेवलप करनी है। ठीक है, कि कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, कहाँ पे एडिशन लग रहा है। सो यहाँ पर क्या था? ये डिपेंडेंट इवेंट थे। यहाँ पे क्या था? ये डिपेंडेंट इवेंट थे, डिपेंडेंट इवेंट थे। सो इसलिए यहाँ पे ये यूज हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसे इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। सो इस वजह से यहाँ पे
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अभी मेरे को पता है इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी होगी, बट जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा बनती जाएगी। वो थिंकिंग हमारे जो है ना अपना आप डेवलप होती रहेगी, हमारा माइंड अपने आप सोचना शुरू कर देगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोचना है। ठीक है, वो चीज़ अपने आप डेवलप होती रहेगी विद द क्वेश्चंस। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड इसमें इन्वॉल्व होगा और उतनी ज़्यादा हमारी थिंकिंग डेवलप होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज व्हेन द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। सो एक वर्ड है हमारे पास ROSE। अब इस रोज के लेटर्स को हमें अरेंज करना है। ठीक है, पहला पार्ट है अरेंज करना है, और अरेंज करने की कंडीशन है लेटर्स इज नॉट अलाउड। सो रिपीटेशन ऑफ लेटर is not allowed। रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। सो हम क्या करते हैं, 4 लेटर का वर्ड बनाना है हमें, तो यहाँ पे इस तरह से हम 1 2 3 4 अल्फाबेट्स के लिए बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो हम इन 4 लेटर में से सबसे पहला वाला बॉक्स देखते हैं। ठीक है, इस बॉक्स में हम कितने लेटर फिल कर सकते हैं, इस बॉक्स में हम 4 लेटर फिल कर सकते हैं। चाहे तो R कर लो, चाहे O कर लो, चाहे S कर लो, और अगर आपका मन है E फिल करने का तो E कर लो। तो टोटल कितने तरीके हैं हमारे पास फिल करने के, 4। बट अब हम एक ऑलरेडी यहाँ फिल कर चुके हैं। अब हमारे पास कितने लेटर्स बचे हैं, 3 लेटर्स बचे हैं। तो सेकंड वाले को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम 2 लेटर यूज कर चुके हैं ऑलरेडी इन 2 में, है ना। अब हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो 2 से तरीके से फिल कर सकते हैं, और लास्ट में बचा है 1 लेटर, जो भी बचा होगा उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं एक तरीके से। सो टोटल तरीके कितने हो गए हमारे पास, 4 × 3 × 2 × 1। सो 24 वेज से हम क्या 24 लेटर्स बना सकते हैं, 24 वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे वर्ड्स, इतने हम वर्ड्स बना सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बट व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, जब रिपीटेशन अलाउड होगा तब क्या होगा। सो अगर रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड होने का मतलब है कि एक लेटर को हम दोबारा यूज कर सकते हैं। सो इन लेटर्स को हम कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। तो अभी फर्स्ट वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास कितने लेटर अवेलेबल है, 4। बट सेकंड वाले बॉक्स को भरने के लिए कितने बचेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 4 ही हैं। तो क्या हुआ, हमने उसको पहले लिख दिया, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर्स, और दोबारा हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर, और फिर से हमारे पास कितने लेटर अवेलेबल है यहाँ पर, 4 लेटर। तो रिपीटेशन अगर अलाउड होगा तो हम कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। तो जितने लेटर्स होंगे उतने ही हमारे पास वेज हो जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ड बनेंगे हमारे पास, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 4 जा 256। तो 4 × 4 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 4, और 2 की पावर 8 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये होता है 256 वर्ड्स। सो अगर रिपीटेशन अलाउड होगा सो 256 वर्ड्स बनेंगे, और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो 24 वर्ड्स बनेंगे। सो यहाँ पर तो एक छोटा सा ही लेटर था रोज। ठीक है, कभी कभी हमारे पास बड़े लेटर्स आ जाते हैं, सो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, एग्जाम में। सो ये तो हमने बात करी रोज लेटर की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। अच्छा क्वेश्चन है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो हमारे पास क्या है, 4 फ्लैग्स है हमारे पास। ठीक है, पहले हम यहाँ पे फ्लैग बना लेते हैं, 1 फ्लैग, ये सेकंड फ्लैग है, ये थर्ड फ्लैग है, ये हमारे पास 4 फ्लैग है। ठीक है, अलग अलग कलर्स के हैं तो इनको नाम दे देते हैं। ये रेड कलर का है, ये ब्लू है, ये येलो है, और ये ग्रीन है सपोज। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, हम इनसे कितने सिग्नल्स बना सकते हैं इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। अब हमें क्या करना है भैया, यहाँ पर 2 फ्लैग्स के लिए जगह बना रखी है। एक फ्लैग हमें इस वाले बॉक्स में फिल करना है, और एक फ्लैग हमें इस वाले बॉक्स में फिल करना है। सो हो सकता है हम रेड और ब्लू फिल करें, हो सकता है रेड और येलो करें, हो सकता है रेड ग्रीन करें, या हो सकता है ब्लू और येलो करें, या हो सकता है ब्लू और ग्रीन फिल करें। तो कोई भी कलर फिल कर सकते हैं हम, डिफरेंट कलर होने चाहिए बस। ठीक है, सो कितने सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह के एक तरीका तो यह है, देखो एक तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है क्या, कि पेयर बनाते रहो, कि रेड ब्लू, रेड येलो, रेड ग्रीन। ठीक है, देन ब्लू रेड, देन ब्लू येलो, देन ब्लू ग्रीन, देन येलो रेड,
और येलो ब्लू, येलो ग्रीन, देन ग्रीन रेड, ग्रीन ब्लू एंड ग्रीन येलो। सो ये तो है बहुत ओल्ड फैशन तरीका, ठीक है, जो हमारे काम नहीं आएगा इस चैप्टर में। बट अगर हमें अपने चैप्टर की नॉलेज को यूज करके, ठीक है, फैक्टोरियल की नॉलेज को यूज करके और मल्टीप्लिकेशन की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज को यूज करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है चुटकी में, तो कैसे करेंगे? देखो हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 4 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है। सो हम बोलेंगे कि हमारा जो ये पहला यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, इसमें हम कितने तरह के कलर फिल कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं टोटल 5 तरह के कलर फिल, सॉरी 4 तरह के, 5 तरह बोल रहा हूँ, 4 तरह के कलर फिल कर सकते हैं। इसमें हम रेड भी फिल कर सकते हैं, इसमें हम ब्लू भी फिल कर सकते हैं, इसमें हम येलो भी फिल कर सकते हैं और इसमें हम ग्रीन भी फिल कर सकते हैं। बट अगर एक कलर हम इसमें फिल कर देते हैं, अब इन चारों में से एक कलर हमने सपोज कीजिए इसमें फिल कर दिया है, सो यहाँ पर फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सो यहाँ पर फिल करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से? बाकी बचे हुए 3 होंगे। सो अब टोटल तरीके कितने? देखो ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो देख के पता चल रहा है कि डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे, ठीक है, कि यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन है, तो डिपेंड कर रहा है ना, क्योंकि रेड ब्लू से सिग्नल बनेगा तो ब्लू रेड से भी बनेगा, तो डिपेंड कर रहे हैं किस पोजीशन पे है। सो ऑब्वियस ही बात है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज होगा, तो 4 3 जा 12। सो 12 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग दिस 4 कलर्स। सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। सो देखो यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन बिल्कुल पहले के जैसा है, बट एक छोटे से चेंज यहाँ पे किया गया है और उस छोटे से चेंज ने क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो देखो यहाँ पे क्या, कौन सा वो वर्ड है जिसने क्वेश्चन को पूरा डिफरेंट मीनिंग दे दिया है, ठीक है। वो वर्ड क्या है यहाँ पर? वो वर्ड है ये एटलीस्ट। इस एटलीस्ट वर्ड ने क्वेश्चन को एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दी है। अब क्वेश्चन वही है कि 5 फ्लैग्स है हमारे पास, ठीक है, अलग अलग कलर के, 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग, 5 फ्लैग। इससे पहले वाले में हमारे पास 4 फ्लैग थे, यहाँ पे 5 फ्लैग्स हैं, ठीक है। कुछ भी नाम दे देते हैं हम इनको, ठीक है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट। सो हमें यहाँ पर भी वही करना है कि हमें 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो चुका है। यहाँ पर बोल रखा है कि द सिग्नल मस्ट कंटेन एट लीस्ट 2 फ्लैग्स, ठीक है। सिग्नल बनाना है, 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए। मतलब ये कि जो सिग्नल है, टोटल सिग्नल्स हैं, वो कैसे होंगे? टोटल सिग्नल्स इज इक्वल्स टू, सो टोटल सिग्नल नंबर ऑफ सिग्नल विथ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स तो होने ही चाहिए, विद 2 फ्लैग्स, ठीक है, विद लिखा है यहाँ पे मैंने, विद 2 फ्लैग्स। देखो सिग्नल बनाना है 2 फ्लैग से, अब 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए, 3 भी तो हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और हो सकता है 5 फ्लैग यूज कर लें, क्योंकि वहां पे बोल रखा है एटलीस्ट 2 फ्लैग तो होने ही चाहिए। मतलब या तो 2 हो या उससे ज्यादा हो सिग्नल में। सो यहाँ पर क्वेश्चन का एक डिफरेंट मीनिंग बन चुका है और क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो चुका है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स। अगर हम 2 फ्लैग को यूज करते हैं, ठीक है, तो कितने सिग्नल्स जनरेट होंगे। फिर हम लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ 2 फ्लैग को यूज करते हैं तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट वाले स्पेस में हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 1 2 3 4 5। सो फर्स्ट वाले स्पेस में हम 5 फ्लैग में कोई भी फिल कर सकते हैं। देन अगर हमने एक कलर यहाँ पे फिल कर दिया है, ठीक है, अब हमें बाकी बचे हुए 4 कलर में से यहाँ पे एक यूज करना है। तो 5 4 जा कितना होता है? 20। सो 5 4 जा 20। तो 2 फ्लैग्स अगर हम यूज करते हैं तो अलग अलग कलर के, तो 20 सिग्नल्स जनरेट हो रहे, बट वहां पे एटलीस्ट बोल रखा है, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल्स विथ 3 फ्लैग। अब 3 फ्लैग्स को यूज करना है। सो अगर हम 3 फ्लैग्स को यूज करते हैं तो कितने सिग्नल बनेंगे? सो फर्स्ट फ्लैग में हम 5 तरह से फिल कर सकते हैं, सेकंड वाले फ्लैग में हम 4 तरह से फिल कर सकते हैं। अब 2 कलर ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, तो अब कलर कितने बचे? 3। तो यहाँ पे 3। सो 5 इंटू 4 इंटू 3। सो 5 4 जा 20, 23 जा 60। टोटल 3 फ्लैग से कितने सिग्नल बन रहे हैं? 60 सिग्नल्स बन रहे हैं। सो ऐसे ही हम नंबर ऑफ सिग्नल्स विद 4 फ्लैग्स, 4 फ्लैग से कितने सिग्नल बनेंगे? तो पहले 4 फ्लैग बना देते हैं भैया।
ये 4 फ्लैग बन गए। सो पहले वाले फ्लैग में हम कितने कलर फिल कर सकते हैं? 5 में से कोई भी कर सकते हैं। चॉइसेस 5 अवेलेबल हैं। देन एक अगर फिल हो गया तो चॉइसेस कितनी बची? 4। देन अब 2 कलर फिल हो चुके हैं, चॉइसेस कितनी बची? 3। देन अब कितने कलर बचे हैं? 2, तो चॉइसेस बची हैं 2। सो 5 4 जा 20, 23 जा 60 एंड 62 जा 120। तो 120 सिग्नल्स बन रहे हैं। अब हम निकालेंगे अगर हम पांचों के पांचों फ्लैग्स को यूज करते हैं, ठीक है, 5 फ्लैग्स को अगर हम यूज कर रहे हैं, सो 5 फ्लैग को अगर हम यूज कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 ये 4 और ये 5। सो अगर हम 5 फ्लैग को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट वाले में फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 5, देन 4 ऑप्शन, देन 3, देन 2, देन 1। सो मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 एंड 121 जा 120। सो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? टोटल सिग्नल्स पूछ रखा है। तो देखो 5 फ्लैग को यूज करें तो 120, 4 फ्लैग को यूज करें तो भी 120, 3 फ्लैग को यूज करें तो 60 एंड 2 फ्लैग्स यूज करें तो 20 सिग्नल्स। तो ये हो जाएगा 240 देन 320। तो आंसर हो जाएगा 320 सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। सो इस तरह से क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभी छोटा सा वर्ड भी ना क्वेश्चन को एक डिफरेंट मीनिंग दे देता है, क्वेश्चन का पूरा मतलब ही चेंज कर देता है। और हमें लगता है नहीं क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, इस तरह क्वेश्चन तो हम करके जा रखे। देखो सेम क्वेश्चन था, बस 5 की जगह 4 फ्लैग थे, बट क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो गया। 4 3 जा 12 आंसर आ गया। बट यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल सा वर्ड यूज कर लिया है, एटलीस्ट यूज ऑफ 2 फ्लैग से पहले एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। सो क्वेश्चन को एक डिफरेंट मीनिंग मिल गया। ठीक है, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में भी क्या करूं, यहाँ पे एटलीस्ट लगा दूं तो यहाँ पर भी अलग मीनिंग मिल जाएगा, है ना। सो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है कि वहां पे कौन कौन से हिडन वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स बनते हैं जिसमें सारे डिजिट्स डिस्टिंक्ट है। एक तरीका तो यह है काउंट कर लो, और जिनमें सारे डिजिट डिस्टिंक्ट है मतलब ऐसे नंबर हटा दो जिसमें रिपीटेशन हो रहा है, जैसे 999, 888, 777, 666, ये नंबर हटा देने हैं। इनके साथ साथ इस तरह के नंबर भी हटाने हैं, 331, 441, 442, 551, 552, इस तरह के नंबर भी सारे हटेंगे क्योंकि 2 बार भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सो तीनों नंबर क्या होने चाहिए? अलग अलग डिजिट के होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हमें पता है 100 और 1000 के बीच में सिर्फ 3 डिजिट नंबर लाई करते हैं, 101 से 999 तक। सो 3 डिजिट, ओह सॉरी हमने यहाँ पे 4 डिजिट बना लिया है गलती से। सो हम क्या करते हैं, ये बन गया हमारा 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सो अब हमारे पास कितने नंबर्स अवेलेबल होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 देन 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल 10 नंबर डिजिट्स अवेलेबल है। कितनी डिजिट्स अवेलेबल है? 10। सो अब हमें ये देखना है कि हम ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। सो अब हमें ये देखना है बेसिकली कि हम 100 प्लेस पे कितने नंबर फिल कर सकते हैं। टोटल में कितने नंबर है? 10 अवेलेबल है। और हम 100 पे कितने फिल कर सकते हैं? हम 100 पे सिर्फ 9 डिजिट्स फिल कर सकते हैं। हम 100 पे 0 फिल नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम 100 पे 0 फिल करते हैं तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, और हमें तो 100 और 1000 के बीच में बता रहे हैं। सो ये ध्यान रखना है कि हम 100 पे, सो पहले हमने इसलिए केयरफुली 100 वाली प्लेस को फिल किया है क्योंकि वहां पे 0 यूज नहीं हो सकता। 0 के अलावा कितने बचते हैं? 1 से 9 तक, 9 डिजिट्स। सो 9 में से कोई भी फिल हो सकता है। सो टोटल तरीके कितने हैं? 9। ओके, अब हम करते हैं 10th प्लेस को फिल। अब देखो अब 10th प्लेस पे 0 हो सकता है, लेकिन इन 1 से लेके 9 तक एक नंबर ऑलरेडी हट चुका है जो कि 100 प्लेस पे आ चुका है। सो 1 से लेके 9 तक अब एक हटा लो, तो 1 से लेके 9 तक टोटल 9 डिजिट है, और एक उनमें ऑलरेडी यूज हो चुकी है 100 प्लेस पे, तो अब बची है 8, और एक है 0, तो 8 और 1 9। तो 0 यहाँ तो यूज हो सकता है ना, तो यहाँ पर भी कितने ऑप्शन अवेलेबल है? 9। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे 9 इसलिए बिकॉज 0 नहीं आ सकता, उसे छोड़ के बाकी सब आ सकता है, तो 9 अवेलेबल है। अब यहाँ पर एक कम जरूर हुआ है, बट 0 भी तो यूज हो सकता है ना, 0 वापस आ गया गेम में। सो यहाँ पे फिर से क्या हो गया? 9। बट अब 0 भी यूज हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर देखते हैं यहाँ पर कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं, तो अब 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं।
ठीक है। तो अब हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 8, क्योंकि यहाँ पे तो 0 भी यूज हो सकता है, अगर यहाँ पे नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। सो टोटल ऑप्शन अवेलेबल है 8। सो अगर हम अपना आंसर निकालें तो 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8, सो हमारा आंसर क्या जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। सो हमारा आंसर विल बी कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81 एंड 81 8 जा कितना होता है? 648। सो 648 हमारा आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हमें केयरफुली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस। ठीक है, कि 100 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जिसमें 7 जो आएगा वो यूनिट प्लेस पे आएगा। अब देखो 7 यूनिट प्लेस पे, सबसे पहले तो यही देखते हैं यूनिट प्लेस क्या होती है। जो ये वंस प्लेस है ना, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। वंस टेंस 100, तो इसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस। तो कंडीशन दे रखी है 100 से 1000 के बीच में नंबर बताओ कितने होंगे जिसमें 7 यूनिट प्लेस पे आएगा। सो एक काम करते हैं ना, 7 को मतलब यूनिट प्लेस पे 7 आना ही चाहिए। तो 7 को फिल करने के तरीके कितने हैं? वन वे है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है और वो है 7। क्लियर हुआ? यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, वो है 7। तो टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होती हैं, और यहाँ पर तो सिर्फ 7 ही फिल हो सकता है। तो 7 तो एक ही डिजिट है, तो एक डिजिट को यहाँ पे फिल करना है, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 1। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं 100 प्लेस पे। सो 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी इनमें से कोई भी आ सकता है। 100 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, बाकी इनमें से कोई भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या था ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं था। सारी डिजिट क्या होनी चाहिए थी? अलग अलग होनी चाहिए, तो रिपीटेशन क्या था? अलाउड नहीं था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है। सो एक बार हम 7 को यहाँ पे यूज कर लेंगे तो हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास सारे नंबर वापस आ चुके हैं 0 से लेकर 9 तक, बट 0 यूज नहीं कर सकते हम। तो 0 अगर यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास 9 डिजिट अवेलेबल है यहाँ पे फिल करने के लिए। बट अगर बात करें टेंस प्लेस की, तो टेंस प्लेस पे हम 0 भी फिल कर सकते हैं और 7 को दोबारा भी फिल कर सकते हैं। सो टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल है, कितनी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे? 10 यूज कर सकते हैं। सो हमारा आंसर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स 90 विल बी अवर आंसर। सो इस तरह से सोचना है क्वेश्चंस को, ठीक है, कि हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कौन सी डिजिट हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर above 600 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 4 5 6 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। ठीक है, बोल रखा है 2 3 4 5 6 को ही हम यूज कर सकते हैं और रिपीटेशन अलाउड है। तो 3 डिजिट के नंबर बताओ 600 से बड़े कितने बन सकते हैं। सो एक चीज है ना, सिंपल सी चीज है, देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल सी चीज क्या है कि अगर कोई नंबर 600 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके यहाँ पे या तो 6 आएगा, ये 1 10 100, तो 100 प्लेस पे या तो 6 आएगा, ठीक है, या फिर 7 8 9 आएगा। बट 7 8 9 तो यहाँ पे हम यूज ही नहीं कर सकते। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर हम, ठीक है, अच्छा यहाँ पर यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, हम 7 भी यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 भी यूज करेंगे हम, क्योंकि 6 से छोटा हो जाएगा क्वेश्चन बहुत। तो 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पर हम 7 भी यूज करेंगे। तो 100 प्लेस पे कौन कौन से नंबर हम यूज कर सकते हैं? एक तो हम 6 यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक तो हम 6 यूज कर सकते हैं और एक 7 यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके हैं? यहाँ पे 6 और 7 यूज करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, सो 2 वेज आ गए। देन हम बात करते हैं टेंस प्लेस पे हम किसको फिल कर सकते हैं। तो टेंस प्लेस पे हम 2 को भी फिल कर सकते हैं, 3 को भी फिल कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं। तो टोटल तरीके हमारे पास कितने आ गए? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सो यहाँ पर हम कितने यूज कर सकते हैं? यहाँ पर हम 2 को भी कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी और 7 को भी।
सो 6 तरीके हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कितने कर सकते हैं, 1 2 भी कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से हमारे पास कितने वेज हैं यहाँ पे यूज करने के, 6। सो आवर आंसर विल बी 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो आवर आंसर विल बी कितना, 2 6 जा 12 एंड 12 6 जा 72। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, 72 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, टोटल कितने नंबर बनेंगे, 72 नंबर बनेंगे। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए 6 6 यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। टोटल नंबर यूज कर सकते हैं, बट 600 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 यूज कर सकते हैं या फिर 7 यूज करेंगे। सो आई थिंक अब इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से टैकल किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5 एंड लाइंग बिटवीन 4000 एंड 5000 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 4 5 6 7 8। देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं और 4000 और 5000 के बीच में पड़ते हैं, और जो कि सिर्फ किन डिजिट से मिलके बने हैं, 4 5 6 7 8 से मिलके बने हैं। सो 5 अब हमें पता है कि 4000 और 5000 के जो बीच में जो नंबर पड़ रहे होंगे वो 4 डिजिट नंबर होंगे। अब हम इन नंबर्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, 4 यूज कर सकते हैं, 5 6 7 8 यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिपीटेशन ऑब्वियसली बात है अलाउड होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जहाँ पे सेम डिजिट 2 बार रिपीट हो रही होगी, तो वो भी काउंट करना है हमें, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड ही है। तो हमें देखना है कि कंडीशन देखना है हमें कि डिविजिबल बाय 5 और फॉर्म्ड बाय दीज। सो कितने, कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, वही नंबर 5 से डिविजिबल होगा जिसके एंड में, मतलब यहाँ यूनिट वंस प्लेस पे, जिसे हम यूनिट प्लेस बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, क्योंकि जिसकी यूनिट प्लेस पे 4 6 7 8 होगा वो तो 5 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए अनिवार्य कंडीशन है कि यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो 5 को सेलेक्ट करना है, तो एक तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान देना, यहाँ पर बोल रखा है बिटवीन 4000 एंड 5000। अब जो भी नंबर 4000 और 5000 के बीच में होगा ना, उसकी जो ये वाली प्लेस होगी इसमें हमेशा 4 आएगा, क्योंकि इसमें हम ना तो 5 लिख सकते हैं, ना ही 6 लिख सकते हैं, ना ही 7, ना ही 8। क्यों, क्योंकि फिर वो 5000 से बड़ा हो जाएगा, और हमें नंबर कहाँ चाहिए, 4000 और 5000 के बीच का चाहिए। सो उसमें तो फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे 4 ही आएगा, ये तो श्योर है। सो 4 को हम फिल कर सकते हैं 1 तरीके से। अब हमारे पास बाकी 2 कॉलम को फिल करने कितने वेज हैं, 1 2 3 4 5, इनमें से किसी को भी हम फिल कर सकते हैं। सो इसको फिल करने के 5 वेज हैं और इसको फिल करने के भी 5 वेज हैं। तो अवर आंसर विल बी 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। सो अवर आंसर विल बी 25। सो ऐसे टोटल 25 नंबर्स हैं 4000 और 5000 के बीच में, जो कि 5 से डिविजिबल हैं और जिनकी डिजिट्स कौन सी हैं, 4 5 6 7 8 ही हैं। ओके, सो आई होप इतना सेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगा होगा, थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपका कोई फीडबैक है तो प्लीज़ फीडबैक देना जरूर देना है।